नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की अगर ज़्यादा सीटें आई तो भी नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। एनडीए ने लिया है बड़ा फैसला। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू, पीएम मोदी का वादा, एलजी का आदेश। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रंप ने मोदी के हवाले किया बांग्लादेश, इस्लामिक गुटों की बढ़ेगी टेंशन, मोहम्मद यूनिस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे बीजेपी के 3 नाम, रामलीला मैदान में हो सकता है 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने की भारत टैक्स की तारीफ। ये एक बड़ा वैश्विक आयोजन, 120 से अधिक देश ले रहे हैं इसमें भाग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की अगर ज्यादा सीटें आई तो नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, एनडीए का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जीत के बाद वही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सीट बंटवारे से लेकर गठबंधन की रणनीति तक 2020 के फॉर्मूले पर ही बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। अगर बीजेपी को अधिक सीटें आती हैं फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे। दोस्तों, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनावी तैयारियों को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू, पीएम मोदी का वादा, एलजी का आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान यमुना नदी की सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा थी। चुनावों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिना समय गवाए यमुना को साफ करने का काम शुरू कर दिया और नई सरकार का गठन अभी बाकी है। लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना और राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक के बाद रविवार को यमुना सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में कचरा हटाने वाले उपकरण, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेज यूटिलिटी यूनिट लगाई गई है। दोस्तों, उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार यमुना को साफ करने के लिए 4 आयामी रणनीति बनाई गई है। यमुना नदी में मौजूद कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा। वहीं नजफगढ़ नाले, सप्लीमेंट्री नाले और अन्य प्रमुख नालों की सफाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप ने मोदी के हवाले कर दिया बांग्लादेश, इस्लामिक गुटों की अब बढ़ जाएगी टेंशन और मोहम्मद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है। पीएम मोदी के साथ एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिसने ढाका के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खासतौर से मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार और उनका समर्थन कर रहे दक्षिणपंथी इस्लामी दलों की फिक्र बढ़ी है। ट्रंप ने बांग्लादेश में भारत के कदम को समर्थन करने का संकेत दिया है, जिससे नई दिल्ली के विरोधी यूनिस की टेंशन बढ़ सकती है। स्वराज्य मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ेंगे। ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका बांग्लादेश में शामिल नहीं होना चाहता और भारत के साथ चलेगा। ट्रंप के इस रुख ने यूनुस सरकार और देश के इस्लामवादियों के गणित को बिगाड़ दिया है, जो भारत विरोधी हैं और ये भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवादी समूहों का समर्थन करके दिल्ली के सामने मुसीबत खड़े करने की कोशिश करते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे बीजेपी के 3 नाम, रामलीला मैदान में हो सकता है 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ दोस्तों, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। 20 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं और 19 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में आयोजित किया जा सकता है और दिल्ली में अभी तक सीएम पद पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन 3 नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं। दिल्ली के सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अभी तक किसी भी राज्य में वर्तमान में बीजेपी की कोई महिला सीएम नहीं है। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीएम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। रेखा गुप्ता शुरू से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं और उसके बाद भाजपा में शामिल हुई। वो शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी हैं। रेखा गुप्ता आरएसएस से बचपन से ही जुड़ रही हैं और ऐसे में महिला चेहरा, आरएसएस से जुड़ाव और शुरू से बीजेपी की कार्यकर्ता, तीनों ही फैक्टर रेखा गुप्ता के पक्ष में है। दिल्ली सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से दूसरा सबसे बड़ा नाम आशीष सूद का है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं और वो पंजाबी
समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली में पंजाबी वोटर अधिक संख्या में हैं और बीजेपी पंजाब में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये एक बड़ा वैश्विक आयोजन, 120 से अधिक देश ले रहे भाग, पीएम मोदी ने की भारत टेक्स की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत टेक्स का दूसरा सत्र भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। भारत टैक्स हमें हमारी परंपरा के साथ साथ विकसित भारत की भी झलक दिखाता है। हमने जो बीज बोया है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2025 में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से बातचीत की और उन्हें प्रदर्शनी के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत टैक्स एक बड़ा वैश्विक आयोजन है, इसमें 120 अधिक देश भाग ले सकते हैं। बता दें कि भारत टैक्स 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में इसको किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, सोरोस की फंडिंग से जुड़ी कांग्रेस और विपक्ष की साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान को गंभीरता से उठाया और कहा कि ये भारत की अस्मिता और शहीदों का अपमान है। उन्होंने सैम पित्रोदा की तरफ से चीन को दुश्मन न मानने की बात को निंदनीय बताया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के विदेशी संबंधों और चुनाव में विदेशी फंडिंग पर भी सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स ने 2011 में भारत में एक समझौता किया था और ये समझौता इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ हुआ, जो चुनाव आयोग से जुड़ा संगठन है। और इस फंडिंग में कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नाम की संस्था भी शामिल थी, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत में बढ़ेगा रोजगार, चीन की मुश्किलों में होगा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक ले जाना चाहते हैं और दोनों देश इस साल एक मिनी ट्रेड डील भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील होने पर भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा जैसे रोजगार परक सेक्टर को बड़ी ताकत मिल सकती है। इससे भारतीय वस्तु निर्यात को मदद मिलने के साथ देश में रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका सर्विस सेक्टर पर आधारित अर्थव्यवस्था है और वहां की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सेदारी 80% से अधिक हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद, हादसों के बाद सचेत हुआ प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है और यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेनों में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन के अनुरोध पर रेलवे ने संगम रेलवे स्टेशन बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन 17 फरवरी से 28 फरवरी तक बंद रहेगा और प्रयागराज में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से संगम रेलवे स्टेशन मेला क्षेत्र के करीब स्थित है। बता दें कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और इससे पहले ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। शहर के भीतर और बाहर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण से शहर और उसके आसपास के इलाकों में जाम देखा गया था। हालांकि इस समय ट्रैफिक व्यवस्था ठीक चल रही है और कुछ कुछ जगहों पर ही जाम की स्थिति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से अपील, महाकुंभ में यातायात और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में दे सहयोग। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे सभी श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था का महापर्व है, जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में सभी का सकारात्मक सहयोग इस आयोजन की सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वो अपने वाहनों को सड़कों पर खड़े ना करें, बल्कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, जिससे सभी को पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सुगम अवसर मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वो भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें, ताकि सभी श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखने की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से स्वयं स्वच्छता का पालन करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
इस्लामाबाद बैठकर तमाशा नहीं देख सकता, ट्रंप मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान में टेंशन, बड़े बदलाव की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है और इस दौरे ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। खासतौर से पाकिस्तान की चिंता इस दौरे से बढ़ी है और इसी एक बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते का हालिया समय में अनिश्चितता का दौर में होना है। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत की नज़दीकी पर चिंता जताई है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से F-35 फाइटर जेट भारत को देने के ऑफर ने इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ाई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने रविवार के अपने संपादकीय में इस पर चर्चा की है। डॉन के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई हमलों और पठानकोट घटना के दोषियों को सजा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान विरोधी एस पॉल कपूर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है और इससे पाकिस्तान को लगता है कि उसे अमेरिका के लिए अपनी उपयोगिता फिर से साबित करनी होगी। पाकिस्तान का मानना है कि भारत अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दोष मढ़ने के लिए कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप का रवैया बना यूरोपीय नेताओं के लिए बड़ी टेंशन, यूक्रेन पर बुलाया आपातकालीन सम्मेलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपीय नेता यूक्रेन में युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन के पेरिस में इकट्ठा होने वाले हैं और अमेरिका रूस के साथ शांति वार्ता पर आगे बढ़ रहा है, जिससे यूरोपीय देश खासे परेशान हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शंकराचार्य की तरह देश को जोड़ रहे हैं पीएम मोदी, काशी तमिल संगमम की शुरुआत पर बोले सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई। शनिवार को काशी में दुनिया के सबसे बड़े नमो घाट पर कार्यक्रम का आगाज हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल कुरुगन की मौजूदगी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगमम का उद्घाटन करते हुए वड़क्कम काशी से मेहमानों का अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि सनातन विश्व का प्राचीनतम धर्म है और ये लोगों को एक साथ लेकर चलना सिखाता है। देश को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का जो कार्य कभी शंकराचार्य ने किया था, वही कार्य आज के परिवेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए तमिल संगमम की थीम के केंद्र में आदित्य स्रोत देने वाले महर्षि अगस्त्य को रखा गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में एनडीए की वापसी तय, पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शनिवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में आगामी चुनावों में एनडीए दोबारा सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता गठबंधन की जीत सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी बिहार में आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे और इसी दौरान उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। जब उनसे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई जिसमें लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो जयंत चौधरी ने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश पीएम मोदी से प्रभावित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से मिले अनुभव को पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल करेगी बीजेपी, अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में करीब 27 साल बाद जीत का स्वाद चखने वाली बीजेपी अब यहाँ मिले अनुभवों को पश्चिम बंगाल में भी इस्तेमाल करेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अभी से वहां तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि दिल्ली चुनाव में हमने इसका खासा ख्याल रखा कि मजबूत कैंडिडेट के साथ ही चुनाव लड़ाने वाली टीम भी उतनी ही मजबूत हो, क्योंकि कई बार मजबूत टीम ना होने से लोगों का समर्थन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में हमने दूसरे राज्यों के सीनियर नेताओं को जिम्मा दिया और माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और पश्चिम बंगाल में भी वही माहौल है। हमें बस लोगों को ये बार बार बताना है कि वो रोज़मर्रा जो दिक्कतें झेल रहे हैं वो ममता बनर्जी की सरकार को बदल कर ही दूर हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलएसी पर स्ट्राइकर की गरज के साथ थर्रा उठेगा चीन, कितना है खतरनाक। ये आपको बता दें दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सजाने से भारतीय सेना को जल्द ही स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया है। स्ट्राइकर मिलने से भारतीय सेना को लद्दाख में चीनी आर्मी का मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हल्का और शक्तिशाली युद्ध वाहन है जो कठिन इलाकों में लड़ाई के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है और इससे पहले यूक्रेन युद्ध में भी इस वाहन ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, जहां इसने बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रगति यात्रा में सीएम ने भोजपुर को दी 400 करोड़ की सौगात, सड़कों के जाल से
पटेगा पूरा जिला। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों जिलों में लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और इसी क्रम में वो 16 फरवरी को भोजपुर जिले के विभिन्न गांवों में दर्जनों यात्राओं को शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान जगदीशपुर के ककीला पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रांगण से 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रविवार की सुबह अपने निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री भोजपुर जिले में सबसे पहले ककीला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे। यहां पर लगाए गए जीविका समेत एक दर्जन विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्य रूप से कॉलेज परिसर के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ सीएम नीतीश कुमार ने कॉलेज में बने लैब समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शांति और न्याय के लिए व्यापक रोड मैप तैयार करें सरकार, मणिपुर के 10 कुकी विधायकों की केंद्र से अपील। जी दोस्तों, मणिपुर में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य के 10 कुकी विधायकों ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। विधायकों ने कहा कि वो केंद्र द्वारा उठाए गए कदम को राजनीतिक संकट के समाधान के लिए समयबद्ध वार्तापूर्ण समझौते की प्रक्रिया शुरू करने का स्वागत करते हैं। वहीं दोस्तों, मणिपुर के कुकी विधायकों ने राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र सरकार से शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोड मैप तैयार करने की उम्मीद जताई है। संयुक्त बयान में 10 विधायकों, 7 बीजेपी विधायक, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस के विधायक और 1 निर्दलीय विधायक ने कहा कि हम जातीय संघर्ष से प्रभावित लोगों और विस्थापित व्यक्तियों की पीड़ा खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कतर के अमीर इस दिन आएंगे भारत, दोनों देशों के बीच होगी बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17-18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने 15 जनवरी को जारी एक बयान में ये जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया के भविष्य के केंद्र में भारत कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के भविष्य के बारे में चल रही चर्चा के केंद्र में है और यही नहीं, कई मामलों में तो वो अग्रणी भूमिका तक निभा रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक दिन पहले ही अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं और दुनिया के बड़े बड़े देश और मंच भारत के प्रति जिस आत्मविश्वास से भरे हुए हैं वो पहले कभी नहीं था। यह भावना हाल ही में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई एक्शन शिखर समिट में चर्चा में दौरान स्पष्ट हुआ है। भारत दुनिया के भविष्य की चर्चाओं के केंद्र में रहने के साथ साथ कई मामलों में शीर्ष भूमिका भी निभा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर नीतीश ने जताया दुख, मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की कर दी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की हुई मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और उन्होंने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने और शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का एक्शन प्लान तैयार, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली चुनाव के बाद अब देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर है और इसको लेकर तमाम सियासी दलों की ओर से यात्रा और सम्मेलन का दौर शुरू हो चुका है। वहीं एनडीए ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। चुनाव को देखते हुए एक तरफ जहां एनडीए का संयुक्त अभियान चल रहा है, वहीं अब एनडीए के तमाम मंत्री जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां से अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कोटे के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। मंत्री प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अब तक क्या क्या किया है। हालिया आम बजट से लेकर पिछले 11 साल की सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताएंगे। वहीं दोस्तों, बिहार एनडीए के तमाम मंत्री को जहां इस योजना के तहत मैदान में उतारा जा रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री भी मैदान में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलआईसी पर स्ट्राइकर की गर्म
गरज से थर्रा उठेगा चीन, कितना है खतरनाक, ट्रंप ने किया पीएम मोदी को गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सौजन्य से भारतीय सेना को जल्द ही स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मिलने जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो स्ट्राइकर मिलने से भारतीय सेना को लद्दाख में चीनी आर्मी का मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हल्का और शक्तिशाली युद्ध वाहन है